Assalamu alaikum students. In animal diversity today we will discuss the characteristics of Eukaryotes. The subphylum Euchordata come under the phylum Chordata. ये Chordata का member है. सब phylum Euchordata और सब phylum Sphelochordata. ये दो invertebrate chordates के सब phyla हैं जो कि phylum Chordate के अंदर आते हैं. लेकिन इनको इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट बोला जाता है क्योंकि जो तीसरा सब फाइल है डेट इज़ द वर्टिब्रेट. तो जो दो इनवर्टिब्रेट फाइलाज हैं डेट आर द यूरोकॉर्डेट्स एंड स्फेलोकॉर्डेट्स. इनको हम वैसे हेमिकॉर्डेट्स के साथ पढ़ते हैं क्योंकि इनके करैक्टर्स उनके साथ भी मिलते हैं, लेकिन इसको फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रखा गया है क्योंकि इसके जो ज़्यादा करैक्टर्स हैं वो कॉर्डेटा के साथ मिलते हैं. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट इट. फर्स्ट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा. तो अगर हम इसके नेम की बात करें, यूरो मीन मैंने आपको पहले भी बताया था, यूरो मीन टेल एंड द कॉर्डा मीन कॉर्ड, नर्व कॉर्ड से है. ठीक है. सो दीज आर द ट्यूनिकेट्स. जो यूरोकॉर्डेट्स हैं उनका दूसरा नेम या कॉमन नेम क्या है? ट्यूनिकेट्स और सी स्क्विड्स इनको कहते हैं. ठीक है. ट्यूनिकेट्स और सी स्क्विड्स. मैंने आपको ना इनकी पिक्चर्स भी दिखाई थी प्रोटोकॉर्डेट्स की जब हमने क्लासिफिकेशन की थी. प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर ही आते हैं फाइलाजी वाले, स्फेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा. इनको प्रोटोकॉर्डेट्स बोला जाता है और जो वर्टिब्रेटा है सब फाइलम वर्टिब्रेटा उसको यूकॉर्डेट बोला जाता है. ठीक है. अच्छा, एसिडियन कंप्राइजेज, अगर इसकी क्लास जो है ना एसिडियन, उसके अंदर ट्यूनिकेट्स पाए जाते हैं. इसकी जो सबसे बड़ी क्लास है डेट इज़ द एसिडियन और उसके अंदर मेंबर्स जो ट्यूनिकेट्स हैं, बट सबसे बड़ी क्लास है. और इस जो फाइलम है इसकी पहचान ही ट्यूनिकेट्स से है. यूरोकॉर्डेट्स को ट्यूनिकेट्स के नाम से ही जाना जाता है. आगे बात करें तो दीज आर सेसाइल मेंबर एंड सॉलिटरी और कॉलोनियल. ये अकेले भी रहते हैं या कॉलोनियल रहते हैं. अपेंडिकुलेरियन और थैलिशियंस की बात करें, जो इसके दूसरे क्लासेस हैं अपेंडिकुलेरियंस और थैलिशियंस हैं, वो प्लैंक्टोनिक हैं एडल्ट के तौर पे. प्लैंक्टोनिक मतलब के प्लांट मैटर पे वो फीड करती हैं. और ट्यूनिकेट कुछ लोकेलिटीज़ में तो इतना, अगर कुछ लोकेलिटीज़ की बात करें तो उसमें जो ट्यूनिकेट्स हैं ये डोमिनेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, मतलब कि वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. इसके अलावा जो इनकी बॉडीज़ हैं और सैक लाइक बॉडीज़. दे हैव सैक लाइक बॉडीज़ डेट आर अटैच टू द रॉक्स पाइलिंग्स. मतलब कि कोई भी सॉलिड सबस्ट्रेट है जी बेटा, असल में गांव में काफ़ी इंटरप्शन होती है इसमें. वही मैं आपको बता रही थी कि गांव में बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है, सिग्नल्स का भी इशू होता है और कॉल आ जाती है, कभी इधर से आवाज़ें आती हैं. तो सॉरी फॉर डैट कि ना बीच बीच में आवाज़ें भी काफ़ी आएंगी, पता नहीं चलता तो इधर उधर से. ओके, हम लोग बात कर रहे थे इसकी यूरोकॉर्डेट्स की. तो दीज आर सेसाइल. दीज दे हैव सैक लाइक बॉडीज़ विच रिमेन अटैच टू रॉक्स, जो कि रॉक्स के साथ, पाइलिंग्स के साथ, कोई जैसे कोरल है, ठीक है, कोरल रीफ है, वो एक पाइलिंग का टाइप है. शिप हल्स हैं, ठीक है, जो शिप्स हैं उनका जो बेसमेंट है, उनका जो मटेरियल है उसके साथ या सॉलिड सबस्ट्रेट के साथ क्या करते हैं सेसाइल यूरोकॉर्डेट्स अपने आप अपनी बॉडी को अटैच कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि सेसाइल है ना, इस वजह से. ठीक है. अब इनका एक एंड तो अटैच है, दूसरा जो एंड है डेट इज़ अनअटैच्ड वन, एंड अनअटैच्ड एंड हैज़ टू साइफन्स, वन इज़ ओरल एंड अदर इज़ एक्सकरेंट साइफन है एक, और एक इनकरेंट है. नेम इनके ये हैं. एरल ओरल और एबोरल नहीं है. ओरल एबोरल तो होता है कि एक माउथ वाली साइड पे होता है और एक एंड वाली साइड पे होता है. इनके दो साइफन्स हैं और इनकरेंट है और एक एक्सकरेंट है. ठीक है. तो डैट परमिट सी वाटर टू सर्कुलेट थ्रू द बॉडी, जो कि बॉडी से सर्कुलेट करने देता है सी वाटर को. वन इज़ ओरल साइफन या इसको इनकरेंट साइफन भी कहते हैं, जहाँ से एंट्री होती है वाटर की, विच इज़ द इनलेट फर्स्ट वाटर सर्कुलेटिंग टू द बॉडी, जो कि इनलेट है जहाँ से पानी एंटर होता है. एंड इज यूजली डायरेक्टली ऑपोजिट टू द अटैच्ड एंड ऑफ द एसिडियन, और ये एसिडियन के बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे होता है. हम अब एसिडियंस को डिस्कस कर रहे हैं. आपने इसकी 3 क्लासेज यहाँ पे देखी हैं. एसिडियंस हैं एक, ठीक है, एक अपेंडिकुलेरियंस और थैलेशियंस, और एसिडियंस में ट्यूनिकेट्स आते हैं और हम इसमें ट्यूनिकेट्स को ही डिस्कस करेंगे.
एज अ मेजर मेंबर, ठीक हो गया। इट आल्सो सर्व्स एज द माउथ ओपनिंग के तौर पे भी काम करता है। एंड द सेकंड साइफन also called as atrial siphon is the opening for the excurrent water, ठीक है। तो इनको इनके ओरल साइफन का दूसरा नाम इनकरेंट साइफन भी है क्योंकि उससे चीज़ें इन होती हैं। एट्रियल साइफन एक पानी को बाहर जाने देता है, ठीक है। तो जो ओरल साइफन है वो माउथ ओपनिंग के तौर पे काम करता है, जो सेकंड साइफन है वो पानी को आउट करता है। दूसरे जो साइफन है उसका नेम एट्रियल साइफन है या एक्सकरेंट साइफन, क्लियर। ओके, ये तो इसके जनरल फैक्टर्स हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन मैंने कहा चलें एक दफ़ा फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसके हमने आगे मेंटेनेंस कैरेक्टर्स देखने हैं, मेंटेनेंस फंक्शंस। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ट्यूनिकेट्स का, जहाँ से उनको नेम दिया गया है ट्यूनिकेट्स का, दैट इज़ द प्रेजेंट ऑफ अ कवरिंग ट्यूनिक ऑन देयर बॉडी। द बॉडी वॉल ऑफ मोस्ट ट्यूनिकेट ट्यूनी मीन टू वियर अ ट्यूनिक और गाउन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू लाइक कवरिंग। कनेक्टिव टिश्यू की तरह कवरिंग है जिसको ट्यूनिक बोला जाता है। बॉडी जो है ट्यूनिकेट्स की, इट इज़ कवर्ड बाय ट्यूनिक दैट अपीयर्स जेल लाइक, जो जेल लाइक की तरह अपीयर होती है, बट इट इज़ ऑफन क्वाइट टफ, ये काफ़ी हार्ड है, बेशक जेल की तरह लगती है लेकिन सख्त है। एंड इट इज़ सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस। व्हाट इज़ इट्स कंपोजिशन? इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, वेरियस सॉल्ट्स एंड सेलुलोज। Okay, some mesodermally derived tissues, blood vessels, blood cells are incorporated in the tunic. ट्यूनिक की कंपोजिशन की सारी बात करें, किस किस प्रोटीन, साल्ट्स और सेलुलोज से मिलके बनी हुई है, और मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू सपोर्ट कर रहे हैं। ब्लड वेसल, ब्लड सेल भी प्रेजेंट होते हैं ट्यूनिक के अंदर। और रूट लाइक एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूनिक की जो इसकी आउटर कवरिंग है, इसकी रूट लाइक एक्सटेंशन हैं जिनको स्टोलन कहते हैं, और ये क्या करती हैं, सबस्ट्रेट जो एनिमल है उसको सबस्ट्रेट पे अटैच करने में हेल्प आउट करती हैं। हमने पढ़ा ना कि अपनी एक बॉडी की साइड अटैच रखती है, तो कौन हेल्प करता है इसको, इसमें स्टोलन्स। ओके, नेक्स्ट आर द मेंटेनेंस फंक्शंस। फर्स्ट इज द स्केलेटन। We talk about the skeleton. Its body is made up of the longitudinal and circular muscles. Both are present in its body. And below the body wall epithelium. Epithelium के नीचे इसके longitudinal circular muscles हैं. Help change the shape of the tunicate. Adult tunicate ये इसको shape change करने में help out करते हैं. इसके अलावा क्योंकि आप देखेंगे muscles का movement में रोल है, तो shape change में इसका रोल है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, they act against the elasticity of the tunic. ये क्या करेंगे, ये जो longitudinal muscles हैं ये प्रेशर उस पर माउंट करेंगे ट्यूनिक पे, उसके इलास्टिसिटी के अराउंड, और क्या होगा कि अंदर जो वाटर मूव कर रहा है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एक बनाएगा। दे एक्ट अगेंस्ट द इलास्टिसिटी ऑफ द ट्यूनिक एंड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन दैट सी वाटर कन्फाइंड टू इनर चैम्बर्स क्रिएट। और अंदर वो जो सी वाटर मूव कर रहा होगा वो एक हाइड्रोस्केलेटन बना देगा, क्योंकि ये मसल्स इसके ट्यूनिक पे क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, और एक तरह का बॉडी जो है वो सीधी हो जाएगी, ठीक है, इरेक्ट हो जाएगी, क्लियर। ओके, next is its nervous system. If we talk about its nervous system, its nervous system is confined to its body wall. मीन के नर्व नेट इसकी बॉडी वॉल पे ही पाया जाता होगा, क्लियर हो गया। यस, इट फॉर्म्स अ नर्व प्लेक्सस। इसमें एक नर्व प्लेक्सस, नर्व का एक नेट पाया जाता है जिसका एक सिंगल गैंग्लियन है। एंड वेयर इज दिस गैंग्लियन प्रेजेंट? इट इज लोकेटेड ऑन द वॉल ऑफ फेरिंग्स बिटवीन द ओरल एंड एट्रियल ओपनिंग। ओरल और एट्रियल ओपनिंग के दरमियान जो फेरिंग्स है उसके उस पर ये गैंग्लियन पाया जाता है। बट दिस गैंग्लियन नॉट फंक्शंस एज अ बॉडी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फंक्शन। ये कोऑर्डिनेट नहीं करता, जिस तरह हमारा ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है बॉडी के फंक्शंस को, इस तरह ये कोऑर्डिनेट नहीं करता। वैसे जो कलेक्शन ऑफ नर्व्स होती हैं वो कुछ एनिमल्स में गैंग्लियन का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पे भी काम है, वो ब्रेन के तौर पे काम करते हैं, जैसे प्लेनेरिया में, लेकिन इसमें नहीं करता, ठीक है। ट्यूनिकेट्स आर सेंसिटिव टू मैनी मैकेनिकल्स एंड केमिकल स्टिमुलाई, बट वो मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाई से सेंसिटिव होते हैं, क्लियर। मैकेनिकल टच का कोई स्टिमुलस हो गया, साउंड का केमिकल स्टिमुलस आ गया कोई, ठीक है। केमिकल में मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं जो कि स्टिमुलेशन एक्शन, वो क्या कहते हैं उसको, रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं,
Okay, so these receptors are distributed over the body wall, especially around the siphons. इसके बॉडी वाल पे ही जो है वो रिसेप्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जो कि साइफन्स के अराउंड ज़्यादा होते हैं, जो कि इसको स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प आउट करते हैं, लेकिन इसमें कोई कम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। इज़ इट क्लियर? ओके, नर्वस सिस्टम के बाद हम इसके इंटरनल ऑर्गन्स डिस्कस करते हैं, एनाटमी डिस्कस करते हैं। अगर इसके इंटरनल ऑर्गन्स की बात की जाए तो मोस्ट ऑब्वियस इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द यूरोकोडेट, इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे ऑब्वियस स्ट्रक्चर्स इसके बॉडी में कौन से पाए जाते हैं? अ लार्ज फेरिंग्स, एक बड़ा फेरिंग्स और एक कैविटी है जिसको एट्रियम कहते हैं, दैट्स अराउंड द फेरिंग्स, जो कि फेरिंग्स के अराउंड है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में ये सेंट्रल पोजीशन पे क्या है, फेरिंग्स है, लार्ज फेरिंग्स है, तो उसके अराउंड जो कैविटी है डेट इज़ ये वाली कैविटी डेट इज़ एट्रियम, दैट्स अराउंड द फेरिंग्स लेटरली एंड डॉर्सली। अच्छा, लेटरली इसको सराउंड करती है और डॉर्सली मतलब कि ऊपर से। ओके, नेक्स्ट इज द फेरिंग्स ऑफ ट्यूनिकेट्स ओरिजिनेट्स एट द ओरल साइफन। ये कहाँ पे ओरिजिनेट होता है? ओरल साइफन वाली पोजीशन पे, एंड इज कंटिन्यूस विद द रिमाइंडर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके साथ कंटिन्यू रहता है, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ फेरिंग्स चलता है। ओरल साइफन पे स्टार्ट होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कंटिन्यूस है, उसके साथ ही रहता है, ठीक है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द ओरल मार्जिन ऑफ द फेरिंग्स, it have oral margins of the pharynx has tentacles are the extensions that prevent large object from entering the pharynx, जो कि pharynx के अंदर large objects को आने नहीं देती। pharynx वैसे भी ह्यूमन बींग्स की भी बात करें तो जो pharynx है that is the common opening to both digestive and respiratory system। इसमें भी यही है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है डेट इज़ फेरिंग्स, तो फेरिंग्स क्या करेगी? लार्ज पार्टिकल्स को अंदर आने नहीं देगी। न्यूमरस फेरेंजियल स्लिट्स कॉल्ड स्टिग्मास, तो फेरेंजियल स्लिट्स का यहाँ पे नेम स्पेशल दे दिया गया है, व्हाट दीज स्लिट्स आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड स्टिग्मा। परफोरेट द फेरिंग्स, वो क्या करती हैं? फेरिंग्स को परफोरेट करती हैं, मतलब कि उसमें होल्स हैं। क्लियर? फेरेंजियल स्लिट्स होल्स को कहते हैं, एंड हियर दीज स्लिट्स आर कॉल्ड स्टिग्मास, एंड cilia associated with stigmas cause water to circulate in the pharynx through the stigma and into the surrounding atrium। अब क्या होगा कि जो सीलिया है स्टिग्मा के ऊपर, वो क्या करते हैं? सीलिया मूव करते हैं, बीट करते हैं, वाटर को सर्कुलेट करवाएंगे फेरिंग्स के अंदर थ्रू द स्टिग्मास, स्टिग्मा के ज़रिए उसको सर्कुलेट करवाएंगे फेरिंग्स के अंदर एंड इनटू द सराउंडिंग एट्रियम, और जो उसके अराउंड एट्रियम है उसके अंदर वाटर को मूव करवाएंगे। अब आगे डायग्राम में देखेंगे वाटर की खास डायरेक्शन है मूव करने की, एंड दैट इज़ बाय द हेल्प ऑफ द सीलिया प्रेजेंट ऑन द स्टिग्मा। ओके, नेक्स्ट वाटर लीव्स द ट्यूनिकेट टू द एट्रियल साइफन, वाटर कहाँ से आउट मूव कर जाएगा? एट्रियल साइफन से आउट मूव कर जाएगा। नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ट्यूनिकेट्स continues from the pharynx and end at the anus near the atrial siphon। कहाँ से स्टार्ट होता है ये भी स्टार्ट होता है ओरल साइफन से, फेरिंग्स से स्टार्ट होता है। ओरल साइफन है, फिर उससे आगे फेरिंग्स है, तो जहाँ से फेरिंग्स स्टार्ट होता है वहीं से ये भी स्टार्ट होता है। यस, और कहाँ तक आता है? एट्रियल साइफन तक ये भी फैला हुआ है, ठीक है। आपको पता है ना फेरिंग्स कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरल साइफन से, तो गट भी वहीं से स्टार्ट होता है, और एंड जाके कहाँ पे होता है? एनस के साथ। फेरिंग्स और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस है। एनस पे जाके डाइजेस्टिव ट्रैक एंड होता है, जो कि मौजूद है एट्रियल साइफन के नज़दीक। अच्छा, एंडोस्टाइल की बात करें तो एंडोस्टाइल इज़ अ वेंट्रल सीडिएटेड ग्रूव डेट फॉर्म अ म्यूकस शीथ। यस, इसका भी बिल्कुल वही रोल है जो एंडोस्टाइल का हेमिकॉर्डेट्स में रोल था। ये एक वेंट्रल साइड पे सीडिएटेड ग्रूव है जो कि क्या करता है? एक म्यूकस शीट बनाता है, म्यूकस शीट बनाएगा, ठीक है, और वो क्या करेगा? वही फिल्टर फीडिंग करेगा, पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा और उसको ट्रैप कर लेगा फूड पार्टिकल्स को। सीलिया मूव द म्यूकस शीट डॉर्सली अक्रॉस द फेरिंग्स, और सीलिया क्या करेंगी? म्यूकस शीट को डॉर्सली अक्रॉस द फेरिंग्स के साथ साथ मूव करवाएंगे इस डॉर्सल शीट को, ठीक है। फूड पार्टिकल्स ब्रॉट इनटू द ओरल साइफन विद इनकरेंट वाटर, फूड पार्टिकल्स जो ओरल साइफन के पास आते हैं इन करंट वाटर के साथ आर ट्रैप्ड इनटू म्यूकस शीट, वो इस म्यूकस शीट में ट्रैप कर जाएंगे एंड पास डॉर्सली, और आगे पास ऑन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सीलिया मूवमेंट्स। क्लियर?
कि फेरिंग्स के ऊपर इसको ना ये मूव करवाएंगे सीलिया इन इस म्यूकस शीट को। इस म्यूकस शीट में जो फूड पार्टिकल्स ट्रैप कर जाएंगे वो भी इसके साथ ही मूव करेंगे। फूड इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ स्ट्रिंग ऑफ म्यूकस। फूड इस म्यूकस के अंदर ट्रैप कर जाएगी, स्ट्रिंग ऑफ म्यूकस बन जाएगी, ठीक है। इनकी बॉल ऑफ फूड बन जाएगा जो कि इंटैंगल्ड सा स्ट्रक्चर होता है। बैसिलरी एक्शन मूव्स इनटू द नेक्स्ट रीजन ऑफ गट ट्रैक्ट जो कि सीलिया की मदद से क्या करेगा, आगे मूव करता जाएगा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इन द स्टमक। डाइजेस्टिव एंजाइम स्टमक में सिक्रेट होंगे और एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, अक्रॉस द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन्स। ह्यूमंस में भी ऐसे ही होता है, मैमल्स में, बड़े एनिमल्स में भी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है, स्टमक में रिलीज होते हैं ज़्यादा। ऐसे ह्यूमंस में तो माउथ में भी डाइजेशन होती है, इंटेस्टाइन में भी होती है, स्टमक में भी होती है। स्पेसिफिक डाइजेशन होती है हर ऑर्गन में। एक्सक्रेंट वाटर कैरीज डाइजेस्टिव वेस्ट फ्रॉम द एनस आउट ऑफ द यूटेल साइफन। और एक्सक्रेंट वाटर जो बाहर जाने वाला पानी है वो क्या करेगा, इस वेस्ट को भी साथ अपने ले जाएगा जब बाहर जाएगा तो। क्लियर। इसकी डाइजेशन भी हेमिकोडेट्स की डाइजेशन से मिलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मिलती है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। यस, इफ वी टॉक अबाउट इट्स फीडिंग, इन एडिशन टू इट्स रोल इन फीडिंग, फेरिंग्स आल्सो फंक्शन इन गेशियस एक्सचेंज। फेरिंग्स का जो रोल है फीडिंग के अलावा गेशियस एक्सचेंज में भी है, और गैसेस आर एक्सचेंज्ड एज वाटर सर्कुलेट्स थ्रू द ट्यूनिकेट। जी, तो इसका जो इसकी हेडिंग बनेगी, ये फीडिंग नहीं बनेगी बल्कि क्या बनेगी बेटा, जो यहाँ पे हेडिंग बनेगी डेट इज़ नॉट द फीडिंग बट इट विल बी द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर। ओके, फीडिंग के अलावा फेरिंग्स का इसमें रोल है, गेशियस एक्सचेंज में रोल है, क्योंकि वाटर उसके अंदर से सर्कुलेट करता है तो वहीं से ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर भेजी जाती है, ऑक्सीजन इन कर ली जाती है। दैट इज़ ऑल अबाउट द गेशियस एक्सचेंज इन यूरोकार्डिएट्स। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ट्यूनिकेट हर्ट लाइज एट द बेस ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स के बेस पे ट्यूनिकेट्स का हर्ट पाया जाता है। वन वेसल फ्रॉम द हर्ट रन इंटीरियरली अंडर द एंडोस्टाइल। हर्ट से एक वेसल इंटीरियरली जाती है एंडोस्टाइल के नीचे से, एंड अदर रन पोस्टीरियरली टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड गोनेड्स। दूसरी गोनेड्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की तरफ जाती है, ठीक है। ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज़ नॉट यूनिडायरेक्शनल, वो एक डायरेक्शन में नहीं है बल्कि क्या है, मैनी डायरेक्शंस में है। पेरिस्टाल्टिक करेक्शन ऑफ द हार्ट में प्रोपेल ब्लड इन वन डायरेक्शन फॉर अ फ्यू बीट्स, देन द डायरेक्शन इज़ रिवर्स, ठीक है। कि जो क्या होता है कि पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट है वो एक क्या करेंगी कि ब्लड को एक दफ़ा एक डायरेक्शन में पास करेंगी और दूसरी दफ़ा दूसरी डायरेक्शन में पास करेंगी। कि पहले तो हो सकता है कि वो इंटीरियरली ब्लड जा रहा है किसकी तरफ, जो वेसल जा रही है एंडोस्टाइल की तरफ, फिर हो सकता है कि उस बैक आ रहा हो हार्ट की तरफ, और हार्ट क्या है कि पोस्टीरियर की तरफ जो दूसरा है जो पोस्टीरियरली वेसल टर्न करती है उसकी तरफ डायरेक्शन हो ब्लड की फ्लो की, ठीक है। सो इट्स डायरेक्शन इज़ नॉट यूनिडायरेक्शनल बट इट डिपेंड्स अपॉन द पेरिस्टाल्टिक contraction of the heart. So significance of this reversal is not understood. Tunicate blood plasma is colorless है इसका blood plasma and contain various kinds of amoeboid cells. amoeboid cells कौन से cells होते हैं जो कि movement कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके blood plasma की ये composition है। That is the circulatory system. अच्छा, क्या होता है कि जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, वो फेरिंग्स में जो वाटर मूव कर रहा होता है उसमें आ जाता है और वहीं से बाहर पानी जाता है तो वहीं से एक्सक्रीट हो जाता है। क्लियर। इसकी एक्सक्रीशन ये है। तो बेटा ये भी फीडिंग, पता नहीं हेडिंग फीडिंग क्यों लिखी हुई है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। एक्सक्रीशन इसके ऊपर हेडिंग आएगी, ठीक है। आपने एक्सक्रीशन लिख लेनी है इसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा बात करें एमीबॉइड सेल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एक्यूमुलेट यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज़ आल्सो अ नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि क्या करता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के एमीबॉइड सेल्स आपने अभी पढ़े हैं, वो क्या करेंगे, यूरिक एसिड एक्यूमुलेट करते हैं और स्क्वेस्टर होता है स्क्वीज़ करना, किसी को चीज़ निचोड़ना, ठीक है, उसको स्क्वीज़ कर देते हैं इंटेस्टाइनल लूप में और वो फिर एनस के साथ, एनस में फीकल मैटर के साथ बाहर मूव कर जाएगा। पाइलोरिक ग्लैंड्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन आर आल्सो थॉट टू हैव एक्सक्रीटरी फंक्शन। और इंटेस्टाइन के आउटसाइड पे पाइलोरिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, वो भी एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक्सक्रीशन में, कि एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से कैसे रिमूव किया जाता है। क्लियर। Next is the reproduction and development, that is very important in eukaryotes. And if you talk about the mode of reproduction, these are
Monoecious organisms mean both sexes are present in the same organisms. What is the location of gonads? Gonads are located near the intestine, loop of the intestine. Intestine के करीब होते हैं. Genital duct open near the atrial siphon. Genital ducts outside open होती हैं atrial siphon के नज़दीक. ठीक हो गया. गैमीट्स में बी शेड थ्रू एट्रियल साइफन फॉर एक्सटर्नल, या तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए एट्रियल साइफन से शेड कर दिए जाते हैं, या एट्रियम के अंदर ही जैसे एग्स हैं तो उनको क्या किया जाता है, रिटेन रखा जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए एट्रियम के अंदर ही एंड अर्ली डेवलपमेंट में. ठीक है. या तो क्या है कि गैमीट्स को शेड कर दिया जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए, या फर्टिलाइजेशन के लिए एट्रियम को जो एग्स हैं उनको एट्रियम के अंदर रिटेन रखा जाता है और अर्ली डेवलपमेंट अंदर ही एट्रियम के अंदर होती है. दैट इज़ अ टाइप ऑफ लिटिल बिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि इसमें दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन पाई जाती है. ऑल्दो सेल्फ फर्टिलाइजेशन अकर इन सम स्पीशीज, सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्योंकि मोनोइशियस स्पीशीज़ हैं तो वो अपने उसी मेंबर की क्या होगा, जो एग और स्पर्म्स हैं वो यूनाइट कर देंगे, लेकिन इसमें ये होता है जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती. डेट्स वाई क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज़ द रूल. कुछ स्पीशीज़ में होती है लेकिन ज़्यादातर क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होती है. ठीक है. डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टैडपोल लाइक लार्वा बनता है इसका, उसकी शेप का, और जिसके अंदर क्वाड्रेट के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं. ठीक है. क्वाड्रेट के वैसे मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन इसमें उसके अलावा भी मतलब कि मैचिंग कैरेक्टर्स इसके 5 कैरेक्टर्स के मिलते होते हैं. मेटामॉर्फोसिस बिगिन आफ्टर अ ब्रीफ फ्री स्विमिंग लार्वल एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग विच द लार्वा डू नॉट फीड. और जो मेटामॉर्फोसिस है मतलब कि इसकी शेप चेंज है, वो लार्वल स्टेज इसकी बहुत थोड़ी है और उसके कुछ अरसा बाद ही शुरू हो जाता है. और इसकी जो लार्वल स्टेज है उसमें क्या होगा, जो लार्वा है वो फीड नहीं करेगा. ठीक है. क्योंकि मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट हो गया और वो फिर एडल्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा. ओके. लार्वा की मेटामॉर्फोसिस कैसे होती है. लार्वा सेटल करते हैं फर्म सबस्ट्रेट के साथ. फर्म मतलब कि हार्ड रॉक वगैरह जिस तरह कोई, क्या करेंगे, खुद को अटैच करवाएंगे. इनके माउथ के नीचे एडहेसिव पेपिली मौजूद होते हैं, प्रोजेक्शंस हैं. ठीक है. उनके ज़रिए एडहेसिव है मतलब कि चिपकने वाली, तो उसके ज़रिए ये अपने माउथ को सबस्ट्रेट के साथ अटैच करवाएंगे. मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या होगा, एपिडर्मिस इनकी श्रिंक करेगी एंड पुल द नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड को क्या करेगी, पुल करेगी. एंड अदर टेल स्ट्रक्चर्स, और दूसरे जो टेल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं इंटरनली फॉर रीऑर्गेनाइजेशन इनटू एडल्ट टिश्यू, उनको इंटरनल, आपको पता है कि यूरो इसकी जो टेल है उसके अंदर क्या पाया जाता है, लार्वल स्टेज में यूरोकार्डेट्स की जो टेल है उसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है और टेल में ही पाई जाती है नोटोकॉर्ड. तो क्या होगा कि जब मेटामॉर्फोसिस होगी तो एपिडर्मिस जब श्रिंक होगी तो वो नोटोकॉर्ड और जो टेल के बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उनको इंटरनली क्या करेगी, वो फोर्स करेगी ताकि ये सारे ऑर्गन्स बॉडी की इनसाइड आ जाएं. ठीक है. एडल्ट टिश्यू को बनाने के लिए इंटरनल ऑर्गन्स 180 की रोटेशन फेस करेंगे, 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे, बिल्कुल उल्टा मिरर इमेज बनेगा. ठीक है. पोजीशनिंग द ओरल साइफन ऑपोजिट द एडहेसिव पेपली, एडहेसिव पेपली के उल्टी साइड पे क्या बनेगा, ओरल साइफन. और देखिए ना, पेपली क्या था, माउथ था ना, तो माउथ, ओरल साइफन माउथ ही है. ठीक है. तो अब इसने 180 रोटेट किया है तो पेपली की उल्टी साइड पे ओरल साइफन बनेंगे. ठीक है. 180 रोटेशन के बाद. एंड बेंडिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम इनटू अ यू शेप, और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यू शेप्ड का हो जाएगा. ठीक है. ओरल से स्टार्ट होगा और वो एट्रियल में एंड होगा. मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाती हूँ. जी बेटा, ये डायग्राम देखें सब फाइलम यूरोकार्डेटा की. ये उसकी क्या है, मेंबर ऑफ द क्लास अपेंडिकुलेरिया आर प्लैंक्टोनिक एंड हैव अ टेल एंड नोटोकॉर्ड दैट परसिस्ट इनटू एडल्ट स्टेज. जैसे ट्यूनिकेट्स की बात करें ना तो इसमें क्या होगा कि इसकी टेल नहीं होती, लेकिन जो अपेंडिकुलेरियंस हैं इनमें टेल इसके एडल्ट फॉर्म में भी परसिस्ट करती है. तो आपकी अपेंडिकुलेरियन एक मेंबर है यूरोकार्डेटा का, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा इसकी टेल. ठीक है. दिस वन क्योंकि मैंने टिक किया जिसको. ठीक है. और ये इसकी बॉडी है, और ये जो थैलिशियन है उसका मेंबर भी मैं आपको दिखाती हूँ. ये एक थैलिशियन का मेंबर है. ये इसकी बॉडी बिल्कुल किस तरह सैक लाइक बॉडी है इसकी, बैरल शेप, जिस तरह एक टैंक होता है. ठीक है. बैरल शेप इसकी बॉडी है. ये भी प्लैंक्टोनिक है, और इसमें भी ओरल एंड एट्रियल साइफन आर एट ऑपोजिट एंड ऑफ द बॉडी. इसके जो ओरल और एट्रियल साइफन है उल्टे हैं, एक इस साइड पे है बॉडी की, ओरल साइड पे, और दूसरा एवोरल साइड पे है. लेकिन ट्यूनिकेट्स में ऐसा नहीं है जो हमने जिस मेंबर को डिस्कस किया है. सेल्पास इनके मेंबर को कहते हैं, थैलिशियंस को, और जो ये हैं दूसरे थैलिशियंस हैं
अपेंडिकुलेरियंस, सेल्पा थलीशियंस है और ये क्या है, अपेंडिकुलेरियन मेंबर है इसका। क्लियर। ओके, नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ उसका। यस, ये एक ट्यूनिकेट की बॉडी है। आपको ट्यूनिकेट का एक ग्रुप मैंने पहले भी एक दिन दिखाया था प्रोटोकार्डियट्स वाले दिन में, बड़ी प्यारी सी तस्वीर थी। ऐसे भी गूगल पे इसकी बड़ी प्यारी तस्वीरें आती हैं जी। इसको देखें तो ये आपको ट्यूनिक नज़र आ रही है इसकी बॉडी के अराउंड, ये वाली ट्यूनिक जो मार्क हुई हुई है, ठीक है। हार्ट बेस ऑफ फेरिंग्स पे मौजूद है। ये जो गोनेड्स हैं डेट आर अलोंग द साइड ऑफ द इंटेस्टाइन के साथ थे, ठीक है जी। ये गोनेड्स हैं। अच्छा, और एनस की बात करें तो एनस ये एट्रियल साइफन के साइड पे, एट्रियल साइफन इसका एक्सक्रीशन बाहर ले जाता है। एट्रियम कैविटी है फेरिंग्स के अराउंड और ये फेरिंग्स है दैट इज़ परफोरेटेड। ये आपको परफोरेशंस भी इसमें नज़र आ रही होंगी, जो डॉटेड लाइंस हैं। एंडोस्टाइल इधर है जो कि क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करेगा। ओरल साइफन वाटर इन है, इंटीरियर साइड है बॉडी की, ये पोस्टीरियर साइड है। नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट ऑन द फेरिंग्स। क्लियर। अच्छा जी, वाटर आउट यहाँ से होता है और इन उधर से होता है एट्रियल साइफन से। ओके, और इसके अलावा ये स्टमक आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर है इधर नीचे की तरफ, ठीक है। और स्टिग्मा, ये स्टिग्मा ये फेरेंजियल स्लिट्स को ही बोल रहे हैं, जो इनकी ओपनिंग्स हैं इन्हीं को यही बोल रहे हैं, ठीक है। ये तो ट्यूनिकेट का लॉन्गिट्यूडिनल वे है। क्रॉस सेक्शन व्यू आप इसका देखें तो दिस इज़ द एट्रियल ओपनिंग। ये एट्रियम कैविटी है जो कि फेरिंग्स के अराउंड है। एट्रियल ओपनिंग है, यानी कि एक्सकरेंट साइफन है जो एट्रियल साइफन है उसकी बात हो रही है। ये स्टिग्मास हैं जो सिलिएटेड हैं और फ्रेंजियल स्लिट्स हैं ये, ठीक है, स्टिग्मास। ये फेरिंग्स है दरमियान में। क्लियर। और एंडोस्टाइल को देखें अगर आप, तो एंडोस्टाइल का कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये रहा एंडोस्टाइल। ये क्या करता है कि फूड पार्टिकल को करेगा, ट्रैप करेगा। ये ओरल साइफन वाली साइड पे है, इधर आप देखें अगर इसको, ये यहाँ पे, ठीक है। और वेंट्रल ब्लड साइनस होता है ब्लड स्पेस। क्लियर। और इसके अलावा ये म्यूकस शीथ है जो मूव कर रही है, ये आपको नज़र आ रही है जो ब्लैक में, ठीक है। इसकी मोशन है, इसकी जहाँ जैसे जैसे फेरिंग्स मूव कर रहा है ना, ये भी उसके साथ साथ मूव कर रही है। इधर इस साइड पे माउथ है तो माउथ साइड से ये एनस वाली साइड पे मूव करेगा, एट्रियल ओपनिंग वाली तरफ मूव करेगा। तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्लियर। हाँ, कि इस डायग्राम में ट्यूनिकेट की मेटामॉर्फोसिस नज़र आ रही है। ये मैंने मिलर हार्ले की बुक से खोली हुई है, ठीक है। ये भी अगर आप बोलें तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, मेरे पास इसकी बुक का पीडीएफ है, ठीक है। आप इसकी लार्वल स्टेज देखें तो आपको इसकी टेल में नज़र आ रही है नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड नज़र आ रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होगी। इनकरेंट साइफन यानी कि इसका जो माउथ है वो नीचे वाली साइड पे, ये आपको छोटे से पेपली नज़र आ रहे होंगे इसके माउथ के साथ, जो इसको सबस्ट्रेट से अटैच करवाते हैं। तो नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, दिस स्ट्रक्चर इन द टेल विल मूव इनसाइड द बॉडी और द रीऑर्गेनाइजेशन, और 180 पे इसके ऑर्गन क्या करेंगे, टर्न करेंगे। आपको ये स्टमक इधर नज़र आ रहा है ऊपर वाली साइड पे, अब देखिएगा क्या होगा नेक्स्ट डायग्राम में। क्या है, 180 रोटेट कर गया, ऊपर आ गया, ठीक है। और इसका जो माउथ है वो इस साइड पे है, बेसल साइड पे इनकरेंट साइफन। ये भी आप देखिएगा कि इस डायग्राम में देखें बिल्कुल ऊपर चला गया। क्लियर। तो मेटामॉर्फोसिस के रिजल्ट में इसकी 180 की ऑर्गन रिवर्सल हुई है, ठीक है। सारे ऑर्गन जिसके रिवर्स हो गए हैं। क्लियर। या आपको इसकी मेटामॉर्फोसिस की भी यहाँ से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इज इट क्लियर। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप पूछ लीजिएगा।